नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की राजनीति विज्ञान की जो स्वतंत्र भारत की राजनीति पुस्तक है, उसका चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पे राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित सभी वीडियो हिंदी मीडियम में मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने सिलेबस की तरफ और अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चैप्टर में पहले सबसे हमें उड़ीसा की एक छोटी सी स्टोरी दे रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो उड़ीसा है हमारे इंडिया के मैप में आप देखेंगे उसे, तो हमारे दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये उड़ीसा क्या है, यहाँ पर ये स्थित है। जो उड़ीसा है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लौह इस्पात के क्या है, लौह अयस्क के क्या है, विशाल भंडार है। तो इस्पात की मांग क्या हुई, वैश्विक स्तर पर बढ़ी। तो इस वैश्विक मांग के चलते उड़ीसा निवेश के लिए आकर्षण बन गया, क्योंकि वहाँ लौह अयस्क के विशाल भंडार थे। राज्य सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों से समझौते किए। और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, सोचा कि हमारे पास इतने ढेर सारे लौह अयस्क के भंडार हैं, तो इसका क्यों ना लाभ उठाया जाए। तो उसने इसके लिए क्या किया, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की क्या थी, जो इस्पात कंपनियां थी, यानी कि जो स्टील की कंपनीज थी, उनके साथ क्या किया, एक समझौता किया कि आप सब यहाँ पर आइए और क्या करिए, आप हमारे स्टेट में आकर, आप यहाँ पर दूर दूर देशों से आइए, हमारे स्टेट में क्या करिए, यहाँ पर माइनिंग करिए। और माइनिंग से क्या होता है, राज्य सरकार को फायदा होता है। किस प्रकार का फायदा होता, सरकार को उम्मीद थी कि इससे निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। सरकार ये सोच रही थी कि अगर हम ऐसे निवेशकों को आकर्षित करेंगे अपने राज्य में, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पहली बात तो निवेश आएगा, निवेश आने से वहाँ पर लोगों, वहाँ की सरकार को पैसा, ढेर सारा पैसा मिलेगा, और जो वहाँ के लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यानी कि वहाँ पर रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक। लेकिन खनन क्षेत्र आदिवासी बहुल पिछड़े इलाकों में है, जहाँ लोगों का विस्थापन और आजीविका छीनने का डर है। लेकिन जो खनन क्षेत्र है, यानी कि जो खनन माइनिंग के जो एरियाज हैं, वो कहाँ पर हैं, आदिवासी बहुल पिछड़े क्षेत्रों में है। यानी जहाँ पर माइनिंग है, यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे खनन के क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं। और उन लोगों को इस बात का डर है कि अगर यहाँ पर क्या होगा, खनन होगा, यहाँ पर माइनिंग होगी, तो हमें क्या होना पड़ेगा, यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, और हमारी जो आजीविका है वो क्या होगी, हमसे छिन जाएगी। और जो पर्यावरणविद हैं उनको भी एक बात का भय है। वो बात क्या है कि पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। जो पर्यावरणविद हैं वो कहते हैं कि अगर खनन उद्योग किया जाएगा यहाँ पर बड़ी मात्रा में, तो इससे क्या होगा, खनन से प्रदूषण बढ़ेगा और पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा। जबकि केंद्र सरकार को इस निवेश के लिहाजे से जरूरी कदम मानती है। लेकिन जो केंद्र सरकार है, इस कदम को कि वहाँ पर प्लांट लगाया जाए माइनिंग का, इसको क्या करती है, बहुत जरूरी मानती है। क्यों मानती है, क्योंकि अगर एक बार किसी के साथ आप मेमोरेंडम साइन कर देंगे, फिर आप उसको वहाँ पर कंपनी लगाने को नहीं देंगे, फिर इससे क्या होगा, आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी क्या होगा, निवेश को हतोत्साहन मिलेगा। तो आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो और सारी कंपनी है वो नहीं आएंगी। ठीक। तो देखिए, अब इस जब ऐसे विवादित फैसले हो जाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि इन सब फैसलों को हमें कैसे हल किया जाए, इनके लिए हमारे पास क्या मतलब नजरिया होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें कहा गया है कि विवादित फैसलों में लोकतांत्रिक भागीदारी की जरूरत है। यानी कि जो विवादित फैसले होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, लोकतांत्रिक भागीदारी होनी चाहिए। जैसे ऐसे फैसलों में एक सामाजिक समूह के हित दूसरे समूह के हितों से टकराते हैं और मौजूदा व भावी पीढ़ी के लाभ हानि की तुलना होती है। यानी कि ऐसे जो ऐसे फैसले होते हैं, माइनिंग के हो गए या बांध बनाने के, इसमें क्या होता है, एक सामाजिक समूह के हित दूसरे सामाजिक हित से टकराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं और जो क्या लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके क्या हो रहे हैं, हित आपस में टकरा रहे हैं, और भावी पीढ़ियों के लाभ हानि को भी तोलना पड़ता है इस फैसलों में। इसीलिए इन्हें केवल विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि जनता या उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाना चाहिए। इसीलिए जो इस प्रकार के फैसले होते हैं कि कहाँ पर मतलब बांध परियोजना लगाई जाए, कहाँ पर खनन किया जाए, ऐसे ऐसे जो निर्णय होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जनता और उनके प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। लेकिन विशेषज्ञों की राय लेना जानना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय जानना क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर क्या हो, राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। यानी कि जो अंतिम निर्णय हो राजनीतिक, यानी कि जो नेता होता लोग हैं वो क्या करें, अंतिम निर्णय लें। और जनप्रतिनिधियों की भावना, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन लोगों की भावनाओं को क्या करते हैं, समझते हैं। यानी कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता की भावना, जनता क्या चाह रही है उसको क्या करते हैं, नेता लोग समझते हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए, अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता से और जो कुछ विशेषज्ञ होते हैं उनकी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। ठीक
देखिए जो प्लांट लग रहा था वहाँ पर उड़ीसा में माइनिंग का, उससे कुछ लोग क्या हुए थे जो विस्थापित हुए थे, उन्होंने क्या किया था, एक विरोध प्रदर्शन किया था। तो उसके बारे में यहाँ छोटी सी बॉक्स में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू, यानी कि जो वहाँ पर प्लांट लगा था किस किस कंपनी का था, पोस्को था ठीक। अब देखिए जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बताई जा रही है कि जो ये जगत सिंह जिले में जो ये लगा था पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र, उसके सामने क्या किया लोगों ने, क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया गुरुवार के दिन। और एक कौन सी कंपनी थी, इसे भी आप याद रखना, कोरियाई कंपनी थी। कभी कभी पेपर में आ जाएगा कि पोस्को प्लांट कौन सी कंपनी, मतलब किस देश की कंपनी है, तो आप याद रखिएगा कि जो पोस्को प्लांट है वो क्या है, एक कोरियाई कंपनी है। आप यहाँ पर देखिए कोरियाई कंपनी लिखा गया, यानी कि कोरिया देश की कंपनी है। फिर आगे इसमें क्या कर रहे हैं, यह लोग मांग कर रहे थे कि एक साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। लोग चाहते थे कि जो उड़ीसा सरकार ने इस कंपनी के साथ क्या किया था, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि यहाँ पर आप प्लांट लगाइए, उसको क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और जो ये विरोध प्रदर्शन था किसके द्वारा किया गया था, यह प्रदर्शन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति के द्वारा क्या किया गया था, प्रदर्शन जो था आयोजित किया गया था। ठीक दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आजादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। यानी कि जो लोग थे आजादी के बाद ये सहमत थे कि जो भारत का जो विकास होगा उसमें अब आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन आर्थिक सामाजिक न्याय भी होगा। यानी कि जो लोगों का जीवन स्तर है, जो लोगों में बहुत ज्यादा वर्ग अंतर है, उसको भी क्या किया जाएगा, इस विकास के माध्यम से पाटने की कोशिश की जाएगी। देखिए इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लोग ये भी मान रहे थे कि विकास का जो मतलब करने वाले लोग होंगे वो सिर्फ व्यवसायी, उद्योगपति और किसान नहीं हो सकते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, इस विकास में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। लेकिन सरकार की भूमिका कैसी हो, इस पर मतभेद थे। जैसे क्या मतभेद थे कि क्या योजना बनाने वाला कोई केंद्रीय संगठन हो, क्या सरकार खुद उद्योग चलाए। लेकिन लोग सोच रहे थे ठीक है सरकार तो विकास के लिए काम करेगी, लेकिन सरकार विकास के लिए काम कैसे करेगी, क्या योजना बनाने के लिए कोई केंद्रीय संगठन होगा उसके माध्यम से सरकार काम करेगी, या सरकार खुद कंपनी वंपनी को चलाए, उद्योगों को चलाए। इस सब पे भी क्या थे, बहुत मतभेद थे। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है वामपंथ और क्या होता है दक्षिणपंथ। आपने कई बार सुना होगा ना कि वो दल वामपंथी है या फला दल दक्षिणपंथी है। तो यानी कि वामपंथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग बोलते हैं, और दक्षिणपंथ को क्या बोलते हैं, राइट विंग बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बॉक्स में हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए दक्षिणपंथ और वामपंथ जैसे शब्द यह दर्शाते हैं कि कोई राजनीतिक दल अथवा समूह सामाजिक बदलाव और आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका को लेकर क्या रुख अपनाता है। यानी कि जो दक्षिणपंथ और वामपंथ शब्द यह दर्शाते हैं कि कोई भी दल वो कैसा चाहता है कि उसका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन हो, जो स्टेट है उसका कैसा कंट्रीब्यूशन हो, मतलब जो सामाजिक बदलाव है, सोशल चेंजेस है सोसाइटी में, और जो आर्थिक पुनर्वितरण यानी कि जो संसाधनों का वितरण है उसको मतलब कैसे सरकार अपनाए, मार्केट के जरिए करे या अपने खुद के हस्तक्षेप के जरिए सरकार उसको लोगों तक पहुंचाए। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, वामपंथ और दक्षिणपंथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके नजरिए को दर्शाने के लिए सरकार के प्रति। अब देखिए जो वामपंथ है, वामपंथ से अक्सर उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में है। यानी कि जो चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या हो, राज्य का, स्टेट का क्या हो, नियंत्रण हो, और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनिमय को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि चाहते हैं कि मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, जो मार्केट फोर्सेस पे जो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको क्या करे, राज्य विनियमित करे। ठीक। और वहीं दक्षिणपंथी कौन होते हैं, दक्षिणपंथी उन लोगों को इंगित किया जाता है दक्षिणपंथ से जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि जो मतलब खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही क्या हो सकता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है, उन्हें दक्षिणपंथ या दक्षिणपंथी कहते हैं। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। इनका कहना ये होता है कि जो सरकार है वो जो जरूरी काम है, जैसे एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब मामलों में क्या करे, इंटरफेयर करे, और गैर जरूरी कामों में क्या करे, सरकार अपने इंटरफेयर ना करे। यानी कि सरकार को सिर्फ जरूरी काम करने चाहिए। ठीक। और जो अन्य काम है उसे क्या करना चाहिए, प्राइवेट लोगों को सौंप देना चाहिए जो कम जरूरी है। विकास की धारणाएं। अब हम जानेंगे कि विकास का लोगों के लिए क्या अर्थ होता है।
देखिए, विकास का अर्थ अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग होता है। यानी कि विकास जो होता है उसका अर्थ सबके लिए एक समान नहीं होता है। सबके लिए विकास के अपने-अपने अर्थ होते हैं। उद्योगपति शहरी उपभोक्ता और प्रस्तावित क्षेत्र के आदिवासी सभी विकास को अपने-अपने नजरिए से देखते हैं। यानी उद्योगपति के लिए कुछ और विकास होगा, शहरी उपभोक्ता के लिए अर्थ में कुछ और विकास होगा और प्रस्तावित क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए विकास का अर्थ कुछ और होगा। जैसे उद्योगपति के लिए बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाएँ तो उनके लिए तो विकास का अर्थ अच्छा होगा या उनके लिए विकास की धारणा कुछ और होगी। लेकिन जो प्रस्तावित क्षेत्र में अगर जो आदिवासी रह रहे हैं उनके लिए विकास का अर्थ क्या होगा? विकास का अर्थ उनके लिए तो यही होगा ना कि अपने मूल भूमि से उन्हें हटा दिया जाएगा, उनके घर और जंगल ज़मीन उनसे छिन जाएँगे क्योंकि वहाँ पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े खनन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इसलिए जो विकास का अर्थ होता है अलग-अलग लोगों के लिए क्या होता है? अलग-अलग होता है। आज़ादी के बाद विकास पर हुई बहसों में पश्चिम को आदर्श माना गया। यानी कि आज़ादी के बाद जब बहस हो रही थी कि विकास कैसे किया जाए, तो उसमें क्या माना गया? पश्चिम जो थे यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे जैसे कि अमेरिका, यूरोप को क्या किया गया? आदर्श माना गया। यानी कि माना गया कि विकास को हमें जैसे-जैसे इन देशों ने यूरोप और पश्चिमी देशों ने किया है, उसी के अनुसार हमें भी क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिम औद्योगिक देशों की तरह होना। यानी कि विकास का उस समय एक ही मतलब था कि विकास करने के लिए क्या होना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए और आधुनिक होने का मतलब था कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप और अमेरिका है, वैसे हो। माना गया कि सभी देशों को पूंजीवाद और उदारवाद के रास्ते आधुनिकीकरण के रास्ते से गुजरना होगा। यानी कि सब देशों को पूंजीवाद अपनाना होगा और उदारवाद अपनाना होगा और उसी के रास्ते क्या करना होगा? आधुनिकीकरण को प्राप्त करना होगा। जो आधुनिकीकरण था, आधुनिकीकरण को क्या? आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। उस समय जो आधुनिकीकरण था उसका मतलब क्या था? समृद्धि होना, डेवलपमेंट होना, भौतिक प्रगति होना और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची आधुनिकीकरण को माना जाता था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल कौन सा था? पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, जो यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। यानी कि जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था, कौन सा मॉडल था? उदारवादी मॉडल था। पहला मॉडल तो ये हो गया। दूसरा मॉडल कौन सा था? दूसरा मॉडल समाजवादी था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। यानी कि जो दूसरा मॉडल था वो क्या था? समाजवादी था, जिसे क्या किया था? सोवियत संघ ने अपनाया था। यानी कि सोवियत संघ मतलब क्या? उस समय यूएसएसआर, ठीक? यूएसएसआर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सोवियत संघ बोलते हैं। उस दौर में भारत में समाजवादी मॉडल से ज़्यादा लोग प्रभावित थे। यानी कि जो उस टाइम था हमारा आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पे क्या थे? जो ज़्यादा लोग थे वो किससे प्रभावित थे? समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे, ठीक? जिसमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी और नेहरू जैसे कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। जिसको कौन-कौन फॉलो करता था? समाजवादी मॉडल को कौन-कौन अपनाना चाहता था? कम्युनिस्ट उसके पक्ष में थे, सोशलिस्ट नेता उसके पक्ष में थे और कांग्रेसी नेता जैसे कि नेहरू वो भी क्या थे? समाजवादी मॉडल के पक्ष में थे। लेकिन जो पूंजीवादी मॉडल के समर्थक क्या थे? बहुत कम थे। यानी कि जो पूंजी मॉडल था उसके समर्थक भारत में बहुत कम थे। आज़ादी के समय सभी लोग क्या चाहते थे? समाजवादी मॉडल चाहते थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार का होगा। यानी कि जो आज़ादी के समय के जो नेता थे आज़ादी के आंदोलन के दौरान, उनका ये मानना था कि जब भारत आज़ाद होगा तो जो समाज में गरीबी फैली हुई है और जो सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण है उसको खत्म करने का कौन काम करेगा? सरकार काम करेगी। यानी कि जो भारत सरकार होगी आज़ादी के बाद की, वो क्या करेगी? गरीबी को हटाने का काम करेगी और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का काम देखेगी। देखिए, अब इसमें एक आता है योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950 में मार्च माह में की गई थी। सरकार के एक सीधे प्रस्ताव के ज़रिए इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। यानी कि जो योजना आयोग है उसकी स्थापना 1950 में मार्च को की गई थी, ठीक? और इसका जो प्रस्ताव था वो सरकार ने पारित किया था कि ये क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ योजना आयोग होना चाहिए जो क्या करे? हमारे देश की योजनाओं को बनाए, ठीक? यानी कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। ये सरकार के प्रस्ताव के द्वारा क्या की गई थी? बनाई गई थी योजना आयोग, ठीक? यह आयोग एक सलाहकारी की भूमिका निभाता था। यानी कि यह जो आयोग था ये क्या था? सलाहकार था। यानी कि ये सलाह देने का काम करता था, ठीक? और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। यानी कि जो ये सिफारिश देता था वो कभी प्रभावी हो पाती थी, उसे तभी अपनाया जाता था जब मंत्रिमंडल क्या करता था? उसे मंजूर कर देता था। यानी कि जो योजना आयोग कहेगा अगर उसे मंत्रिमंडल बोलेगा हाँ ठीक है, तभी क्या होगा? वो चीज़ को क्या किया जाता था? अपनाया जाता था। यानी कि इस योजना आयोग का क्या काम था? एक सलाह देना सरकार को, यानी कि मंत्रिमंडल को योजना बनाने के संबंध में सलाह देना। किसका कार्य था? योजना आयोग का। और ये कब बना था?
1950 में। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये पंडित नेहरू है और ये सब क्या है, योजना आयोग के सदस्य हैं। यहाँ पर ये तस्वीर जो है योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू इसमें क्या किए हैं, दर्शाए गए हैं। ठीक, नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग। और हम देखेंगे कि भारत में जो योजनाएं बनी उनकी प्लानिंग कैसे की गई और उन उन योजनाओं में किसको प्रमुखता दी गई। ठीक, नियोजन इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लानिंग, नियोजन को। ठीक, अब देखिए, मतभेदों के बावजूद सब सहमत थे कि विकास केवल निजी हाथों पर नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार को योजना बनानी चाहिए। लोगों में तो मतभेद था कि विकास कैसे किया जाए, किसी संगठन को योजना बनाने की जिम्मेदारी दी जाए या सरकार सारे उद्योगों को चलाए, इस पर तो मतभेद थे। लेकिन लोग इस बात पे सहमत थे कि सिर्फ जो निजी क्षेत्र है उसके हाथों पे क्या किया जा सकता है, विकास को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, लोग चाह रहे थे कि सरकार को योजना बनानी चाहिए विकास के लिए। ठीक, और जो 1940 और 50 का दशक था उसमें वैश्विक स्तर पर भी नियोजन को समर्थन मिला। यानी कि जो 1940 और 50 का वही दशक था जब हम आज़ाद हुए थे, और जब हम आज़ाद हुए थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो वैश्विक स्तर है उस पर भी नियोजन को क्या मिली, सफलता मिली। क्योंकि महामंदी युद्ध और युद्ध के बाद भी क्या था, जो सोवियत संघ की मतलब अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुई, बरकरार रही। यानी कि महामंदी युद्ध और सोवियत संघ की प्रगति से साबित हुआ कि नियोजन की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सकता है। यानी कि जो यूरोप में महामंदी आई और उसमें सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद भी क्या हुआ, जो नियोजन के माध्यम से क्या किया, सोवियत संघ अपने आप को डेवलप करता गया। इससे यह साबित हो गया कि अगर हम भी सोवियत संघ की तरह क्या करेंगे, प्लानिंग अपनाएंगे, नियोजन अपनाएंगे, तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सकेगा। ठीक, अब देखिए, जब हम इसी टाइम पे आज़ाद हो रहे हैं और इसी टाइम पे देख रहे हैं जो प्लानिंग थी यानी कि जो नियोजन था उसे हर एक जगह सफलता मिल रही है, तो हमारा एकाएक क्या होगा, ध्यान नियोजन की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, नियोजन को अपनाना उचित समझा। देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि उद्योगपति नियोजन के विरोधी होते हैं और वो खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, लेकिन भारत में उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि जो उद्योगपति होते हैं वो मानते हैं कि मतलब ज़्यादा फ्री मार्केट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अर्थव्यवस्था में सरकार कम हस्तक्षेप करे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या किया, जो यहाँ के उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया, नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। अब वो किस प्रकार समर्थन किया, अब उसे हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे बॉम्बे प्लान क्या था। ठीक, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। ठीक, इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी कि 1944 में क्या हुआ, उद्योगपतियों का एक तबका क्या हुआ, एकजुट हुआ और उसने एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया कि क्या होना चाहिए, देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यानी कि जो बॉम्बे प्लान था उसकी मंशा ये थी, जो सरकार है वो क्या करे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में क्या किए, बड़े कदम उठाए। यानी कि सरकार इन सब क्षेत्रों में अपने हाथ को आगे बढ़ाए और डेवलपमेंट करे। इस तरह चाहे दक्षिणपंथ हो अथवा वामपंथी, वो उस समय दोनों ही नियोजन के पक्ष में थे। यानी कि अधिकतर लोग चाहते हैं कि जो वाम दक्षिणपंथी होते हैं कि सरकार नियोजन ना अपनाए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। उस समय जो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो भारत के, वो सभी यही चाहते थे कि सरकार क्या करे, नियोजन करे। यानी कि सभी उस समय नियोजन के पक्ष में थे। ठीक, आज़ादी के बाद योजना आयोग बना जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री ने की, जो देश की विकास रणनीति तय करने में प्रमुख भूमिका निभाने लगा। यानी कि जो आज़ादी थी उसके बाद हमारे क्या हुआ, हमारे यहाँ प्लान बनाने के लिए क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया और वो क्या किया, हमारे देश की जो डेवलपमेंट है मतलब पॉलिसी होती है, जो डेवलपमेंट की जो रणनीति होती है उसको तय करने में क्या किया, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि जो इसकी अगुवाई करने वाले अध्यक्ष थे वो कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री थे और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देखेंगे हमारे शुरुआती कदम कैसे थे जब हमने योजना आयोग को मतलब अपनाया और योजनाएं हमने चालू की। ठीक, अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना क्या होती है और पंचवर्षीय योजना से हमारा क्या आशय है। देखिए, भारत ने सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजना अपनाई। हमने आपको पहले बता दिया था ना कि भारत ने सोवियत संघ को देखा जब अच्छे से डेवलपमेंट कर रहा है, युद्ध के बाद भी, महामंदी के बाद भी, तो उसने क्या किया, जैसे सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी वैसे उसने भी क्या किया, पंचवर्षीय योजना अपनाई, जिनका उद्देश्य सरकार जिनका उद्देश्य सरकार द्वारा अगले 5 साल के आमदनी और खर्च का स्पष्ट खाका तैयार
करना था। यानी कि जिसका क्या उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना का, कि जो आगे आगे आने वाले 5 साल है उसमें सरकार की आमदनी कहाँ से होगी और सरकार खर्च कहाँ-कहाँ करेगी, उसका क्या हो एक खाका तैयार किया जाए। यानी कि आगे वाले 5 सालों का क्या किया जाए, एक ड्राफ्ट बनाया जाए कि सरकार को पैसे कहाँ से आएँगे, पैसे सरकार कहाँ पर लगाएगी, किस-किस कार्यों में। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बाँटा गया। यानी कि योजना के अनुसार क्या किया गया, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार थे उनके बजट को 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। पहला क्या था, पहला गैर योजना व्यय था। गैर योजना व्यय क्या था, जो 1 साल में सरकार को खर्च करना होता था, उसे क्या कहा जाता था, गैर योजना व्यय। यानी कि ये क्या था, एक दैनिक खर्च था, जो सरकार पूरे साल भर करेगी 1 साल में, उसे बोलते थे गैर योजना व्यय। और दूसरा क्या था, योजना व्यय था। योजना व्यय में क्या था, आने वाले 5 सालों को लक्षित करते हुए अपने खर्चों को करती थी। देखिए 1951 में प्रथम योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी कर दिया गया। यानी कि पहले ड्राफ्ट आया, यानी कि पहले उसकी जो एक ड्राफ्ट थी यानी कि प्रारूप था वो लोगों के सामने वो आया प्रथम योजना का। फिर उसके बाद उसी साल में नवंबर में क्या किया गया, इस योजना का जो वास्तविक दस्तावेज था वो भी क्या किया, जारी किया गया। देखिए जब योजना आयोग का प्रारूप जारी हुआ और जब उसका वास्तविक दस्तावेज आया प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो क्या हुआ, देश भर में योजना को लेकर गहन चर्चा शुरू हुई। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 योजनाओं तक जारी रही। यानी कि जब देश में योजना आयोग का ड्राफ्ट आया यानी कि प्रारूप आया, तो लोगों ने क्या किया, उस पर चर्चा चालू कर दी। चौथी योजना जो 1966 में आई थी पंचवर्षीय योजना, से पहले नियोजन का उत्साह कुछ कम हो गया और आर्थिक संकट के कारण योजनाओं को विराम देना पड़ा। यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जो 1966 में लागू होनी थी, उस समय क्या हुआ, नियोजन के प्रति लोगों का उत्साह कुछ कम हो गया और भारत में उसमें आर्थिक संकट था। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं मुंह भाए खड़ी थी और हमारा उस टाइम पर 1962 में चीन के साथ लड़ाई भी हो गई थी, यानी कि युद्ध भी हो गया था। तो उस वजह से क्या करना पड़ा, हमें पंचवर्षीय योजना को क्या करना पड़ा, रोक देना पड़ा। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद इन योजनाओं ने भारत के आर्थिक विकास की नींव रखी। इन योजनाओं की जो आलोचनाएं हुई उसके बावजूद क्या हुई, ये जो योजनाएं थी इन्होंने क्या किया, भारत के विकास को क्या किया, स्थापित, यानी कि उनका क्या की, नींव रखी। ठीक, देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 में क्या हुई थी, आई थी। यानी कि जो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई और 1956 तक क्या हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। देखिए अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़ा जाल से निकालने की थी। यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था कि जो देश है वो गरीबी से जल्द निकले। योजनाओं को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में से एक के.एन. राज थे। यानी कि जो योजनाओं को तैयार कर रहे थे उसमें से एक विशेषज्ञ कौन थे, के.एन. राज थे। आप इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से कौन संबंधित है। 4 ऑप्शन देखे तो उसमें आप याद रखिएगा के.एन. राज प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। और आपको यहाँ पर बता दें पीसी महालनोबिस के बारे में। तो देखिए पीसी महालनोबिस जो थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्या थे, संबंधित थे। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। देखिए ये पीसी महालनोबिस जो थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या थे, विख्यात वैज्ञानिक और संख्याविद थे। और ये क्या थे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो 1931 में स्थापित हुआ था उसके क्या थे, संस्थापक थे। यानी कि आईएसआई के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक, आईएसआई मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक, और ये क्या थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी थे। ठीक, कौन, पीसी महालनोबिस, और औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। तस्वीर में देख सकते हैं, जो तस्वीर है यही है के.एन. राज यही थे। ठीक, ये के.एन. राज की तस्वीर है। ठीक, अब ये तो इस तस्वीर में थोड़े से मतलब क्या थोड़े से क्या बुढ़े ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये योजना बना रहे थे उस समय क्या थे, ये युवा थे। तो इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। यानी कि जो ये के.एन. राज थे इनका कहना था कि आगे वाले आने 2 दशक तक हमें क्या करना चाहिए, अपनी रफ्तार को यानी कि डेवलपमेंट की रफ्तार को धीमा रखना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर हम तेजी से विकास करेंगे तो हम डेवलपिंग नेशन है, इससे हमारी क्या होगी, अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी। ये किसका कहना था, के.एन. राज का कहना था। ठीक, अब देखिए योजना में ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया था। यानी जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस पे ज्यादा जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया। सॉरी ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें तो ज्यादा जोर किस पे दिया गया, कृषि पर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया। भाखड़ा नागल परियोजना इनमें से एक थी। यानी कि इस समय क्या हुआ,
सिंचाई पर जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया। और इसी समय क्या हुआ, जो भाखड़ा नागल आप डैम देख सकते हैं तस्वीर में, मैंने यहाँ तस्वीर लगा रखी है, वो क्या हुआ इसी योजना के दौरान बनी थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, उसमें जोर था भारी उद्योगों के विकास पर, यानी कि हैवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की, यानी कि जो आपको पहले मैंने बताया था ना, ये देखिए पीसी महालनोबिस का चित्र है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। तो इनके क्या हुआ, इनके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की टोली ने क्या किया, दूसरी योजना को तैयार किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना को कोशिश थी कि तेजी से संरचनात्मक बदलाव किए जा सके। यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या मूल मंत्र था कि हम धीरज के साथ क्या करें, अपना विकास करें। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें कहा गया कि हम तेजी गति से क्या करें, संरचनात्मक बदलाव करें। ठीक, सरकार ने देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाकर उन्हें संरक्षण दिया। यानी कि जो सरकार थे वो चाह रही थी कि क्या हो, देसी जो देशी हमारे मतलब उद्योग है उनका संरक्षण हो। तो इसके लिए उसने क्या किया, जो विदेश से आने वाले सामान थे उस पर क्या किया, हैवी ड्यूटी लगा दी, जिससे क्या हुआ, लोग बाहरी सामान लेने के लिए हतोत्साहित हुए और अपने देश के ही सामान को खरीदे। यानी कि देसी सामानों को प्रोत्साहन सरकार ने दिया। बचत और निवेश बढ़ाने से सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली और रेलवे इस्पात जैसे उद्योगों का विकसित किए गए। ठीक, देखिए बचत और निवेश बढ़ाने से देखिए बचत और निवेश बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली, रेलवे, इस्पात जैसे उद्योग विकसित किए गए। इस समय क्या हुई, लोगों की बचत बढ़ी और निवेश भी बढ़ा, तो इससे क्या हुआ, बिजली, रेलवे, इस्पात इसमें क्या हुए, डेवलप हुए। ठीक, देखिए जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो दूसरी से ज्यादा भिन्न नहीं थी। ठीक, आलोचकों ने इसे शहरी पक्षपातपूर्ण बताया, यानी जो आलोचक थे उस आलोचना को उसकी आलोचना करते हुए कहे कि ये योजना क्या है, शहरी पक्षपात पूर्ण है, यानी कि शहरों का क्या करती है, पक्षपात करती है, शहर के विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। जबकि कुछ का मानना था कि कृषि की अनदेखी कर उद्योगों को प्राथमिकता देने गलत था। और कुछ लोग यह मान रहे थे कि जो योजना है उसमें क्या किया जा रहा है, कृषि की अनदेखी की जा रही है और उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो क्या है, जो पूर्ण रूप से गलत है। कई लोग कृषि आधारित उद्योगों पर जोर देना चाहते थे, कई लोग यह चाहते थे कि कृषि आधारित उद्योगों को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब देखिए इसी में से एक व्यक्ति हैं जेसी कुमारप्पा, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था जेसी कार्नालिस। ठीक, जेसी कार्नालिस, ठीक, अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ये इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे और गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश की इन्होंने। ठीक, और इन्होंने क्या किया, एक रचना लिखी थी जिसको आप सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इनकी किताब थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। क्या, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। आप इसको नोट कर लीजिए कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे, जेसी कुमारप्पा थे। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, एक छोटा सा हमारा टॉपिक बच गया है केरल मॉडल, उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप सब हिंदी मीडियम वालों के लिए चैनल बना है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केरल मॉडल कि केरल मॉडल क्या है। अब देखिए केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। यानी कि जो केरल है, जो भारत के मैप में आप उसको यहाँ पर नीचे एकदम देख सकते हैं, इसने जो विकास का मॉडल अपनाया और जो नियोजन का मॉडल अपनाया उसे क्या कहा जाता है, केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया है। यानी कि जो इसका मॉडल था उसमें क्या हुआ गया, उसमें क्या किया गया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म पर और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है, लेकिन इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है। यानी कि केरल में तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है और यहाँ पर औद्योगिक आधार भी बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों में साक्षरता 100% है, यानी कि 100% यहाँ पर लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक, आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर
मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। यानी कि वहाँ पर जो लोगों के आय प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो उम्र होती है लगभग, यानी कि जो एक औसत उम्र होती है उसमें क्या हुई है, लोगों की उम्र में बढ़ोतरी हुई है आय प्रत्याशा में, और वहाँ पर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी क्या हुई है, कम हुई है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। जो केरल में लोग रहते हैं उनको अन्य राज्यों से मुकाबले क्या है, ज़्यादा चिकित्सा सुविधा क्या है, मुहैया है। आप केरल के नर्सों को देश भर में देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या है नौ लोकतांत्रिक पहल, अब ये क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नौ लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। ठीक, ये अभियान कब चला था नौ लोकतांत्रिक पहल का, 1987 से 1991 के बीच। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। यानी कि जो ये अभियान था, यानी कि जो नौ लोकतांत्रिक पहल का अभियान था, इसमें क्या हुआ, इसमें अभियान चलाए गए जिसमें क्या हो, लोगों को विज्ञान और पर्यावरण के प्रति क्या किया जाए, साक्षर किया जाए, यानी कि उनको पर्यावरण और विज्ञान के प्रति क्या किया गया, जागरूक बनाया जाए। इस अभियान की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधि में शामिल किया जा सके। यानी कि जो स्वयंसेवी संगठन है उनका सहारा लेके लोगों को क्या किया जाए, विकास की गतिविधि में शामिल किया जाए। इस नौ लोकतांत्रिक पहल का ये क्या था, मूल उद्देश्य था। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। जो केरल था उसके विकास का एक कारण ये भी था इतना अच्छे से डेवलपमेंट करने का कि वहाँ पर जो योजना बनाई जाती थी, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो या प्रखंड लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें क्या किया जाता था, लोगों की भागीदारी को क्या किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। यानी कि उनके भी विचार और उनके भी मत क्या किए जाते थे, योजना बनाने में शामिल किए जाते थे। इसी के साथ आप सबका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सबको इस चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारे चैनल पे अन्य विषयों से संबंधित जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास से भी वीडियो क्या है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप सब हमारे चैनल को विजिट करिए और उस पर अन्य सब्जेक्टों के भी वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सबसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।